गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत इस पाठ में से लाभानी नियोजन खाता बनाने से संबंधित प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न है पहला, यहाँ पे दो साझेदार है महेश एवं रमेश, इनका अनुपात है 5:3। 5:3 इसका मतलब है 5 और 3 का योग करते हैं तो 8 होता है। महेश का हिस्सा 8 भाग में से 5 है और रमेश का 3 है, मतलब कि 5/8 3/8 इस प्रकार का अनुपात है महेश और रमेश का। उनकी पूंजी दी है 3 लाख रुपया एवं 2 लाख रुपया और साझेदारी सरलेख में यह व्यवस्था है कि पूंजी पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा और रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन दिया जाएगा। तो साझेदारी सरलेख मतलब कि साझेदारों के बीच में जो भी समझौता होता है उसी को ही सरलेख कहते हैं। उस सरलेख में व्यवस्था है पूंजी पर ब्याज की 12% की दर से पूंजी पर ब्याज देय होगा और रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन दिया जाएगा। यह दो सूचनाएं हैं और वर्ष का शुद्ध लाभ दिया है 1,23,000 रुपया और इन्हीं सूचना से आपको लाभानी नियोजन खाता बनाना है। प्रश्न बिल्कुल छोटा सा सरल प्रश्न है। तो प्रश्न तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले लाभानी नियोजन खाते के कॉलम्स तैयार करने पड़ेंगे। लाभानी नियोजन खाते के कॉलम्स तैयार कर लो, ऊपर हेडिंग लिख लेना लाभानी नियोजन खाता, उसको ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करके बोलते हैं। प्रश्न में तिथि नहीं दी थी इसलिए तिथि नहीं लिखोगे, तिथि के जगह पे डैश डैश को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए करके लिखोगे, फॉर द ईयर एंडेड करके लिख सकते हो। और 4 कॉलम्स तैयार करोगे, डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम। अभी सबसे पहले यहाँ पे जो आखिरी सेंटेंस जो दिया था वर्ष का शुद्ध लाभ 1,23,000 रुपया था, उसी सेंटेंस पर ध्यान देते हुए उस शुद्ध लाभ को लाभानी नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर करना है, जिसे आप शेष लागा करके लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में, या तो इंग्लिश में लिखना है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखोगे 1,23,000 रुपया। और फिर सरलेख में जो 2 व्यवस्था है उन पर ध्यान दोगे। पूंजी पर ब्याज की सूचना है, पूंजी पर ब्याज हमेशा लाभानी नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, तो पूंजी पर ब्याज आपको डेबिट पक्ष में लिखना पड़ेगा। लाभानी नियोजन खाते में सभी व्यय डेबिट में आते हैं और आय क्रेडिट में आएगी। जैसे लाभानी खाते का नियम था वैसे ही लाभानी नियोजन खाते का नियम है, परंतु यहाँ पे साझेदारों के संबंधित सूचनाएं ज़्यादातर आपको लिखनी पड़ती है। तो पूंजी पर ब्याज खाते से 12% की दर से पूंजी पर ब्याज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट करके लिख सकते हो। महेश और रमेश को उनकी पूंजीओं पर ब्याज मिलेगा। महेश की पूंजी 3 लाख रुपया है, 3 लाख का 12% निकालोगे तो हो जाएगा 36,000 रुपया। तो महेश के सामने 36,000 रुपया पूंजी पर ब्याज और रमेश की पूंजी है 2 लाख रुपया। रमेश को उसकी पूंजी पर 2 लाख रुपये पर आपको देना है 12% ब्याज अर्थात 24,000 रुपया। टोटल हो जाएगा पूंजी पर ब्याज का 60,000 रुपया। फिर सेकंड सूचना है रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन दिया जाता है। तो रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन, शुद्ध लाभ नीचे दिया ही है, वर्ष का शुद्ध लाभ 1,23,000 है, 1,23,000 का ही 5% आपको रमेश को कमीशन के रूप में देय होगा। तो कमीशन खाते से करके रमेश ब्रैकेट में लिख लो, टू कमीशन अकाउंट करके लिख लो और 1,23,000 का 5% जो आएगा 6,150, इतना कमीशन रमेश को देय होगा। बस यही 2 ही सूचना थी। डेबिट में पूंजी पर ब्याज और कमीशन आ चुका है, क्रेडिट में लाभ आ चुका है, वर्ष का शुद्ध लाभ 1,23,000 रुपया। और इन्हीं सूचनाओं के आधार पे अभी आपको डेबिट पक्ष बढ़ा है कि क्रेडिट पक्ष बढ़ा है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। डेबिट पक्ष का जो टोटल है वह 66,150 आएगी और क्रेडिट पक्ष में 1,23,000 का शुद्ध लाभ दिया हुआ था, इसलिए क्रेडिट पक्ष बढ़ा है, टोटल आएगी 1,23,000 रुपया। 1,23,000 रुपये में से डेबिट पक्ष घटाएंगे, अंतर बचेगा 56,850 रुपया। यही 56,850 रुपया महेश और रमेश के हिस्से का शुद्ध लाभ है, जिसे हम साझेदारों के पूंजी खाते में या तो साझेदारों के चालू खाते में ट्रांसफर करेंगे। पूंजी खाते में ट्रांसफर उस समय करेंगे जब पूंजी परिवर्तनशील है, और पूंजी अगर परिवर्तनशील नहीं है, स्थायी पूंजी या स्थिर पूंजी की सूचना प्रश्न में है, तो उस समय साझेदारों के चालू खाते में यह जो लाभ है उनके हिस्से का वह स्थानांतरित किया जाएगा। तो 56,850 का 5/8वां जो हिस्सा है वह महेश के हिस्से में आएगा। 35,531.25 आता है। दशमलव के बाद वाला 2.5 है उसको हम हटा सकते हैं क्योंकि 50 पैसे से कम संख्या है। और रमेश का हिस्सा है 56,850 का 3/8 मतलब कि 21,318.75। यहाँ पे 50 पैसे से ज़्यादा आंसर है दशमलव के बाद, इसलिए 21,318 के बजाय हम 21,318
के बजाय क्या लिखेंगे, 21,319 रुपया लिखेंगे। दशमलव के बाद 75 होने के कारण 50 पैसे से ज़्यादा नंबर आने के कारण, और इसीलिए हम यहाँ पे महेश और रमेश इनको हम लाभ का विभाजन करेंगे जो साझेदारों के पूंजी खाते में या तो साझेदारों के चालू खाते में ट्रांसफर होगा। प्रश्न में पूंजी स्थायी है या परिवर्तनशील है ऐसी सूचना न होने के कारण हम यहाँ पे दोनों शब्द संबोधित करेंगे, साझेदारों के पूंजी या तो चालू खाते से। महेश के हिस्से में 35,531 रुपया और रमेश के हिस्से में 21,319 रुपया। तो इस प्रकार का ये पहला खाता लाभ हानि नियोजन खाता यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बस इतना ही पूछे थे प्रश्न में, तो यही खाता यहाँ पे आपको बनाना था। अभी एक और प्रश्न सॉल्व करना शुरू करते हैं, सेकंड नंबर का प्रश्न जिसमें भी लाभ हानि नियोजन खाता है। तो दूसरे नंबर का प्रश्न कमलेश और विशाल का। तो कमलेश और विशाल एक फर्म के साझेदार है। उनकी पूंजी है 1 जनवरी 2007 को 25,000 रुपया एवं 20,000 रुपया। साझेदारों को पूंजी पर 8% ब्याज दिया जाता है और आहरणों पर 12% ब्याज लिया जाता है। कमलेश ने 1 जुलाई 2007 को फर्म को 10,000 रुपये का ऋण दिया है। विशाल को 5,000 रुपया प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकार है। साझेदारों के आहरणों पर ब्याज 600 रुपया और 500 रुपया हुए करके सूचना है। और 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ इन समायोजनों के पूर्व 25,000 रुपया है। तो ये सभी समायोजन होने के पहले का ही जो लाभ दिया है वह 25,000 रुपया है, जिसे आपको लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में सबसे पहले दर्शाना पड़ेगा। तो लाभ हानि नियोजन खाते के कॉलम्स तैयार करेंगे। लाभ हानि नियोजन खाता करके ऊपर हेडिंग 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का करके लिखेंगे। 4 कॉलम तैयार करेंगे, विवरण राशि, डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम। क्रेडिट पक्ष में वर्ष का जो लाभ है इनका 25,000 रुपया, उसे पहले दिखाना है। 25,000 रुपये लाभ दिखा चुके हो। अभी उसके बाद साझेदारों को यहाँ पे पूंजी पर ब्याज की सूचना दी है। 8% पूंजी पर ब्याज है, तो पूंजी पर ब्याज खाते से डेबिट पक्ष में 8%, 25,000 का 8% आएगा 2,000 कमलेश के लिए, और विशाल की पूंजी है 20,000, 20,000 का 8% हो जाएगा 1,600। इस प्रकार से टोटल पूंजी पर ब्याज जो हो गया है वह है 3,600 रुपया, कुल पूंजी पर ब्याज। अभी उसके बाद कमलेश ने यहाँ पे 1 जुलाई को अपने फर्म को 10,000 रुपये का ऋण दिया है। अभी जब भी कोई साझेदार फर्म को ऋण दे देता है तो उस समय उसने दिए हुए ऋण पर उसे ब्याज मिलने का अधिकार है। फर्म के लिए यह व्यय है परंतु साझेदार के लिए आय है। हम फर्म के लिए ही लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कर रहे हैं, तो जो भी व्यय है वह डेबिट पक्ष में आएंगे। ऋण पर ब्याज आपको यहाँ पे देना है कमलेश को, तो 10,000 का 6% देना पड़ता है। जब भी ऋण पर ब्याज की कोई दर यहाँ पे नहीं दी है तो समझ लेना है कि इनके बीच में समझौता नहीं हुआ है ऋण के संबंधित, और इसीलिए ऋण पर ब्याज के संबंधित, और इसीलिए ऋण पर ब्याज हमें 6% वार्षिक दर से देना पड़ेगा। तो 6% वार्षिक दर से हमें 10,000 पर ऋण पर ब्याज देना है। अभी ये कमलेश ने जो ऋण दिया है वह 1 जुलाई 2007 को दिया है। अपना जो लाभ हानि नियोजन खाता बन रहा है वह 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का बन रहा है। इसलिए ऋण पर ब्याज जो मिलेगा 1 जुलाई 2007 से लेकर 31 दिसंबर 2007 तक, अर्थात जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीने का ही ऋण पर ब्याज आपको देना है। तो इसलिए 10,000 का 6% और 6 माह के लिए ऋण पर ब्याज आपको देना है। 10,000 गुना 6/100 गुना 6/12, तो 300 रुपया ही होगा कमलेश के ऋण पर ब्याज। तो इस प्रकार से ये 300 रुपया ऋण पर ब्याज खाते से करके लिखेंगे। फिर आगे एक सूचना है, विशाल को 5,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है, वेतन पाने का अधिकार है। तो वेतन खाते से करके डेबिट पक्ष में लिखेंगे, और विशाल को हमें 5,000 रुपये वार्षिक वेतन का देना है। मासिक वेतन अगर बोलते हैं तो 12 से गुना करके लिखना पड़ेगा, परंतु वार्षिक वेतन बोला है तो जितना वार्षिक है, क्योंकि हम 1 वर्ष के लिए ये खाता बना रहे हैं तो वार्षिक वेतन ही यहाँ पे संबोधित करना पड़ता है। तो 5,000 रुपये विशाल के हिस्से का वेतन। अभी और आहरण पर ब्याज की भी सूचना है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज क्रमशः 600 और 500 रुपया हुआ है करके बोला गया है। तो यह आहरण पर ब्याज क्रेडिट पक्ष में लिखना पड़ेगा आहरण पर ब्याज खाते को, क्योंकि आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय है, साझेदारों के लिए व्यय है, पर हम यहाँ पे फर्म के लिए ही सूचनाएं इसमें लिख रहे हैं लाभ हानि नियोजन खाते में। और इसीलिए लाभ हानि नियोजन खाते का जो प्रारूप रहता है सभी व्यय डेबिट में, सभी आय क्रेडिट में। तो आहरणों पर ब्याज खाते को करके लिखेंगे। कमलेश और विशाल के आहरण पर ब्याज निकाल के दे दिया है, 600 और 500 रुपया है, टोटल हो गया है 1,100 रुपया। कुल आहरण पर ब्याज हो गया है 1,100 रुपया।
ऊपर आहरण पर ब्याज की सूचना थी 12% प्रतिवर्ष की दर से, परंतु आहरण भी प्रश्न में नहीं दिए है और आहरण पर ब्याज भी हमें जो भी दर दी जाती है उस दर से निकालना कंपलसरी नहीं होता। जब प्रश्न में आहरण पर ब्याज दे दिया गया है, निकाल कर दे दिया है, तो जो भी दर वहाँ पे दी जाएगी ऊपर उसे आपको इग्नोर करना है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आहरण जरूरी नहीं कि सभी साझेदारों ने एक ही तिथि को आहरण किए होंगे और आहरण पर ब्याज बराबर उसी दर से लगाने पड़े। तो इसलिए आहरण पर ब्याज की जो दर दी रहेगी उसको आपको ध्यान नहीं देना है जब भी आहरण पर ब्याज निकाल के दिया जाता है। तो आहरण पर ब्याज आपने यहाँ पे लिख लिया है, 1100 रुपये का आहरण पर ब्याज है। अभी बस इतनी सूचना थी, इन्हीं सूचनाओं के आधार पर अभी ये खाता आपको बंद करना है। क्रेडिट में है 25,000 रुपये का शुद्ध लाभ एवं आहरण पर ब्याज है 1100, मतलब कि क्रेडिट पक्ष का योग है 26,100। डेबिट में पूंजी पर ब्याज है 3,600, ऋण पर ब्याज है 300 रुपया और वेतन है 5,000 रुपया। डेबिट पक्ष की टोटल कम है 8,900 रुपये डेबिट पक्ष का योग है और क्रेडिट पक्ष का योग है 26,100। क्रेडिट पक्ष का योग बड़ा होने के कारण वही योग दोनों पक्ष में लिख लोगे। लाभ होने वाला है यहाँ पे भी 26,100 में से 8,900 रुपया घटा दोगे तो 17,200 रुपये रहेगा। अब ये जो 17,200 रुपया ये कमलेश और विशाल के हिस्से का लाभ है, उन्हें आपको इसका वितरण करना पड़ेगा और इसीलिए साझेदारों की पूंजी या तो चालू खाते से करके लिखोगे, क्योंकि पूंजी स्थायी है या परिवर्तनशील है, प्रश्न में कोई सूचना नहीं है, इसलिए दोनों शब्द लिखोगे। तो पूंजी परिवर्तनशील है तो साझेदारों के पूंजी खाते से लिखना पड़ता है, पूंजी स्थायी है तो साझेदारों के चालू खाते से करके लिखना पड़ता है, क्योंकि स्थिर पूंजी के प्रश्न में पूंजी खाता अलग से बनता है और पूंजी के अलावा जो भी कुछ मदें प्रभावित होती है वह चालू खाते में शामिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें कोई सूचना नहीं है, इसलिए दोनों शब्दों से यहाँ पे हम संबोधन करेंगे, साझेदारों के पूंजी अथवा चालू खाते से, और 17,200 का विभाजन करेंगे। प्रश्न में साझेदारों का अनुपात क्या है करके सूचना नहीं है। कमलेश और विशाल एक फर्म में साझेदार है करके बोला गया है, पर कैसे साझेदार है नहीं बताया है और इसीलिए इनका अनुपात समान है करके मानना पड़ेगा, क्योंकि साझेदारी सल्लेख के अभाव में या तो कोई सूचना नहीं है अनुपात के लिए, तो उस समय हमें साझेदारों में समान रूप से लाभ या हानि का विभाजन करना पड़ता है और इसीलिए 17,200 को हम समान बांटेंगे। 2 साझेदार है इसलिए 1/2 1/2। 17,200 का आधा अर्थात 1/2 8,600 रुपया कमलेश और विशाल दोनों के हिस्से में आएगा और इस प्रकार से यह प्रश्न पूर्ण होगा। तो आशा करते हैं दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। विशिष्ट रूप से प्रैक्टिस करना है और ऐसे ही सरल क्वेश्चंस आपको 4 अंकों के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं।